done. नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सहरसा में बसनही के झटकिया पुल के पास एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रमन झा के खेत में भैंस की धान की फसल खा रही थी। भैंस को हटाने जब रमन झा पहुंचा तो भैंस मालिक पक्ष के लोगों ने उल्टे उन पर हमला कर दिया। रॉड, लाठी और डंडे से पीटकर उनको जख्मी कर दिया। पीड़ित रमन ने बसनही थाना में मारपीट और लूट की शिकायत दर्ज कराई। तो सहरसा की तस्वीर है, वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जिनके खेत में भैंस घुस आया था, जब उन्हें खबर मिली तो खेत में पहुंचे, लेकिन उल्टा भैंस के मालिक की तरफ से जो लोग थे उन्होंने खेत के मालिक के ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, उन्हें जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस छानबीन कर रही है। छपरा के इसुआपुर थाना के ग्रामीण इलाकों में ईसाई मिशनरियां जो हैं सक्रिय होकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटी हैं। रामचौड़ा पंचायत के सुंबा रामचौड़ा गांव में 10 से 15 हिंदू महिलाओं को पैसे का लालच देकर अज्ञात लोग ईसाई धर्म अपनाने को कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो धर्म परिवर्तन भी हो चुका है। इसका विरोध गांव में ही शुरू हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। हमने के समझावनी सन कि धर्म छोड़ दा, धर्म मत कर। ऐसे धर्म में कईल कहा जाता तो ई धर्म में यह करता कि घर में दिया नहीं खेलो जलते, घर में कोनो देवता के फोटो नहीं खे, सोखा बंदी रहे ओकरा के लोग कोड़ के बिक देला। आ ओकरा बाद में से जब ई लोग कहता कि तुम लोग अपना घर में दिया मत जलाओ। के गांव बटे हिंदू धर्म के, तो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा जाति धर्म ना अपनावे के चाहिए। आ अपन जितना धर्म उतना ही करे के, दूसरा धर्म में जैला से हानि छुड़ा के बढ़िया चीज ना मिली। आ जितना हानि हुई उतना धर्म, जब से धर्म अपनैले वाले हमारा गांव के आदमी, कितना आदमी लोग गांव में? कम से कम 5-6 आदमी बा। मैंने ज्यादा हुई लेकिन पूरा मालूम नहीं थे, लेकिन इतना हमरा मालूम लगे 6-7 आदमी बा। इस समूह के मेन मुखिया के बा? मेन मुखिया सूरजा देवी बारी, सरोजा देवी, लाल मुनि। कहता लोग कि अपना गांव में ढुक ढुक के सब कोई के घर में कहता लोग कि धर्म अपनाओ, आई अपन हिंदू धर्म छोड़ दो, आ हमनी के धर्म अपना पैसा के लालच देता ले लो। संतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर छपरा से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, क्या किसी का नाम पता चल पाया? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अभी तक कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। वे शिकायत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन की बात कहीं से भी नहीं आई है। कुछ लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से उन्होंने स्वेच्छा से धर्म का परिवर्तन किया। हालांकि वे लोग भी खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमने इलाके में जाकर के दौरा किया, वहां बात किया, तो वहां एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति का पता चला जो कि एक क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है वो आदमी। उससे भी हमारी बात हुई। उसने कहा कि देखिए, हम किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराते, लेकिन ईसा मसीह के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम किताबें जरूर बांटते हैं, और कुछ लोग अगर प्रेरित होते हैं तो वो इस धर्म में जुड़ते हैं। लेकिन संतोष, पैसे की लालच की भी बात सामने आ रही है कि ये भी कहा जा रहा है पैसे का लालच भी दिया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, उस शख्स ने जो उस धर्म का प्रचार करने के लिए जो शख्स वहां पे है, उससे हमने बात की। उसने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा कि अगर ऐसा प्रमाणित हो जाएगा तो उसके लिए जो सजा हमें दिया जाएगा, हम बिल्कुल पैसा का कोई लालच नहीं देते। लेकिन इलाके के जो लोग हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है, उन लोग का कहना है कि जिस तरह से सभाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया जाता है, अच्छी जिंदगी का प्रलोभन दिया जाता है। क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर गरीब लोग हैं, उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीविका का साधन का लोभ दे करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके उन्हें माइग्रेट कराया जा रहा है हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े मिशनरियां जो है ग्रामीण इलाकों में काम कर रही है, कि सिस्टम क्या कर रहा है? संतोष, हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। ईसाई मिशनरियां जो हैं काफी सक्रिय हो गई है। जिन लोगों का बयान आपने लिया, गांव के बाकी लोग क्या इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, मिशनरियों ने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको नकार दिया। वैसे ही लोगों से हमारी बात हुई है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया वो लोग बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे जब हम लोग वहां गए उनके घर पे मिले तो दरवाजे तक नहीं खोले गए। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि कोई जांच आई हुई तो दरवाजा भी खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, आकर के बात क्यों नहीं कर रहे, कि क्या दिक्कत थी जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। छपरा से खबर आई जहां ईसाई
मिशनरियां सक्रिय हो गई हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 10 से 15 परिवार के लोग ऐसे जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। हालांकि प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। प्रशासन का कहना है कि जब तक शिकायत नहीं आएगी वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कटिहार में कुर्सेला थाना परिसर भी गंगा और कोसी के कहर से अछूता नहीं है। थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जब्त सामान डूब चुके हैं, बर्तन और सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं और इन सब के बीच पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। तो पूरा डूबा हुआ है, थाना मलखाना का पूरा दृश्य डूबा हुआ है। हम लोग के डेरा में भी छाती बराबर पानी है, सारा भीग गया, टोटल प्रदर्श भीग गया है। उसको किसी तरह से ईंटा उटा लगा करके हम लोग ऊपर कर रहे हैं बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बैरक में बैठने के लिए सिर्फ चौकी पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसी हालात में हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। इधर बगहा में बाढ़ की विभीषिका के बीच इंजीनियर सर की क्लास सस्ती है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर गौतम कुमार बाढ़ आने के बाद बांध पर बच्चों को पढ़ाते हैं, योग भी सिखाते हैं। इंजीनियर सर की पाठशाला के बारे में जानकारी दे रहे हैं बगहा के हमारे सहयोगी मुन्ना राज। बगहा में इन दिनों इंजीनियर गुरुजी की आजकल चर्चा है और चर्चा वाजिब भी है, क्योंकि अक्सर कर्तव्य निर्वहन के दौरान लोग अपने दायित्व को भूल जाते हैं। ऐसे में बगहा में एक ऐसे इंजीनियर हैं जो अपनी ड्यूटी भी मुस्तैदी से करते हैं और उसके बाद जो भी वक्त मिलता है गरीब बच्चों को शिक्षादान में लगा देते हैं। इन इलाकों में एक हाई स्कूल तो है लेकिन उस स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो इन इलाकों के बच्चों को कभी यूपी तो कभी बगहा और बेतिया जैसे शहरों में जाकर पढ़ने की मजबूरी होती है। ऐसे में जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाया करती थी। इसी इलाके में एक इंजीनियर गुरुजी पहुंचे, एक उनकी तैनाती हुई है और तटबंधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने के दौरान उन्होंने कुछ फील किया। इसके बाद एक पढ़ाई शुरू कर दी। फ्लड पीरियड शुरू होता है तो हम 4 महीने के लिए लगातार यहाँ पे रहते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो इसी दौरान जैसे हमारे कुछ मजदूर जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम कहे क्यों नहीं बढ़ सकते, आप आते हैं तो उन लोग को भी लेके आइए। हमारे पास जब लीजर समय रहता है, खाली समय रहता है, तो अवश्य हम जितना संभव हो सकता है हम उनको बताएंगे, गाइडलाइन देंगे। और गाइडलाइन से इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे जगह पे गए हैं, तो आशा है कि आप भेजिएगा तो हम जरूर कुछ करेंगे उनके लिए। इस अभियान को हर वैसे जागरूक व्यक्ति को चलाने की जरूरत है ताकि शिक्षा में जो समानता का जो अधिकार है, शिक्षा में जो समानता है, दियरा से लेकर और शहर तक एक समान सभी बच्चे शिक्षित हो सके। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पिपरासी। और बात नवादा की करते हैं, जहां पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। काकोलत जलप्रपात में एंट्री के लिए लोगों से वसूली की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस समय जलप्रपात में पर्यटकों की एंट्री पर रोक है और पूरे परिसर में धारा 144 से लागू। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, वायरल वीडियो है जहां पुलिस वाला जो है वो जलप्रपात में जाने के लिए लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरभंगा के डीएमसीएच में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल सड़क हादसे में घायल एक युवक को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हेड इंजरी बताकर तुरंत सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। लेकिन डीएमसीएच के अधीन मेदांता मेडिसिटी ने 4 दिन बाद जांच रिपोर्ट देने की बात कही। जब परिजन ने आग्रह किया तो उल्टे उनके साथ बदतमीजी की गई। जब इन मामलों को लेकर न्यूज़ 18 ने सवाल पूछा तो कैमरे को देखते स्टाफ के सुर बदल गए। पहले तो उन्होंने डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने की बात कही और जब हमने डॉक्टर छुट्टी पर हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई ये पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि कैमरा देखने के बाद सिटी स्कैन तुरंत देने की बात वो करने लगे, जिसके बाद मरीज का इलाज संभव हो पाया। अभी हम डीएमसीएच के मेदांता में हैं और यहाँ पर जो है सिटी स्कैन से लेके गंभीर जो बीमारी है उसकी जांच की जाती है। लेकिन डीएमसीएच की जो लापरवाही है वो लगातार हम दिखाते आए हैं और आज एक लापरवाही फिर सामने आई है। अभी चूँकि रात है और एक्सीडेंट रात में ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे में गंभीर मरीज जो एक्सीडेंट के मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल तक आते हैं डीएमसीएच में,
और उसके बाद उसे तुरंत जो है CT स्कैन के लिए कहा जाता है। लेकिन हम अभी DMCH में हैं और देखिए एक गंभीर पेशेंट हम दिखाते हैं आपको। ये सड़क दुर्घटना हुआ है इस युवक के साथ और इसको CT स्कैन की आवश्यकता है। यहाँ पे इसके गार्जियन हैं, ये भी यहाँ आए थे। पहले यहाँ एक कर्मी थे, उनसे बात की, कर्मी ने क्या कहा, उनको क्या भरोसा दिया और अब क्या हो रहा है इन्हीं से जानते हैं। जब वो हम लोग आए तो बोले ठीक है आप लेके आइए, वहाँ से पुर्जा कटा के लेके आइए, हम अभी कर देंगे आपका CT स्कैन। और जब अभी हमने सब कुछ करा के लेके यहाँ आए हैं तो इन्होंने बोल रहा है रसीद वगैरह हमको काट दिए, पैसा हमसे ले लिए और फिर बोलते हैं कि हम आपको 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, बुधवार को आपको रिपोर्ट मिलेगा। हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, अभी हमको क्या करना है वो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ आके बैठ गए हैं, अभी क्या करना है इसलिए हम इनको बुलाए और इनको बताया सारी बातें, जो देखिए क्या करना है हमको, आप मदद कीजिए। इसके लिए सर आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि प्लेट से काम हो जाता है, आप प्लेट से काम हो जाएगा आपका। अभी जब पेशेंट सीरियस है ऐसे में उसका होना तो जरूरी होता है। बिल्कुल होगा सर, अभी जांच होगा, आपको प्लेट दिया जाएगा। रिपोर्ट कब तक आएगा? रिपोर्ट आपको 2 दिन में मिलेगा क्योंकि डॉक्टर अभी छुट्टी पर है। उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है कि डॉक्टर छुट्टी पर है तो पेशेंट सीरियस इंतजार करेगा क्या डॉक्टर का? इसके लिए सर आपको बोल रहे हैं ना कि आपको प्लेट दिया जाएगा, आप डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, आपका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। आज जब परिजन आए थे तो ये महाशय थे काउंटर पर और इन्होंने ही बताया था कि अल्ट्रासाउंड जो CT स्कैन है हो जाएगा और इनके कहने पर जो है पेशेंट को बुलाया गया था। ये भी है, आपसे बात हुई थी क्या? जी सर, क्या बोले थे? बोले कि जांच हो जाएगा। रिपोर्ट के बारे में हमसे कोई बातचीत नहीं। रिपोर्ट के बारे में ये नहीं बताया, लेकिन बताया कि जांच हो जाएगा। पेशेंट सीरियस स्थिति में था और उसे लाया गया। अब यहाँ पर जो है 4 दिन के बाद रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में DMCH का ये हाल है और ये बहाना है कि डॉक्टर छुट्टी पर है। यदि छुट्टी पर है तो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। इधर जमुई पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली का नाम भैरव यादव और गेहूमन और सुनील यादव है। गिरफ्तार नक्सलियों ने ही बीते 30 जुलाई को चौरा स्टेशन को उड़ाने की धमकी देते हुए 2 घंटे तक परिचालन को बंद करवा दिया था। चौरा स्टेशन की घटना के बाद ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई थी। हम सूचना मिली पुलिस सूत्रों से, ये लोग फिर किसी तरीके की नक्सली घटना करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली में ये एक नक्सलियों का एक नया गुट है जो सुरंग यादव जो जेल में है उसके इशारे पर एक नया दस्ता बनाया जा रहा है। तो एक लोगों को पकड़ा गया पहले, गेहूमन यादव को, तो उसके निशानदेही पर सुनील यादव के घर की तलाशी ली गई। सुनील यादव भी पकड़ा गया, उसके घर से वो सभी चीज़ मिला जो रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर ने ब्रीफ किया था। आप लोग को याद होगा, उसने कहा था कि पुलिस वाला टाइप का वर्दी पहने हुए था, काला रंग का बिंडोलिया लगाए हुए था और मिलिट्री वाला कैप पहने हुए था। वो सभी सीजर में आप देखेंगे वो सब चीज़ मिल जाएगा। तो एक लड़का जो है भैरव यादव, इसको कहा जा रहा है कि 5,000 रुपया दे के प्रलोभन दे के कराया गया, लेकिन वो पुराना अपराधी है। 2019 में जब रोड बन रहा था तो 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी और उसमें ये जेल गया था। जेल में ही इसकी नक्सली सुरंग यादव से मुलाकात हुई और फिर इन लोगों का आपस का रिश्ता बना। कल फिर ये लोग बड़ी घटना करने के अंजाम में थे, तो SDPO सदर के नेतृत्व में हमारी टीम जो है उसको उठा ली। हाँ, बरामदगी है, डेटोनेटर है, तार है, वायर है, जो सामान चौरा रेलवे स्टेशन में यूज हुआ था सेम सारा सामान मिल गया उसका। कौन बोला था तुमको उड़ाने के लिए? ये सुनील यादव। सुनील यादव को कौन बोला था उड़ाने के लिए? ये सब पता नहीं, हमको नहीं पता। पहले भी कितना पैसा दिया था तुमको? 5,000 रुपये। क्या बोला था तुमको? वो बोला कि तुमको जमीन विभूति है, ऐसा 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 करेगा तुमको सब मिलेगा, डर से सब मिलेगा। अच्छा, इसलिए लिपट के चलते हम इसके गैंग में भी शामिल हो। जमुई शहर के कई चौक चौराहों पर 4 साल पहले CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश CCTV कैमरे खराब पड़े। करीब 50 लाख रुपए की लागत से इसे ठीक कराया गया था। बेकार पड़े कैमरों के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी KC कुंदन। जमुई शहर में अपराध नियंत्रण या अपराध के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हो, इसके लिए जमुई शहर में हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए थे। केंद्रीय सहायता योजना की राशि की लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वो CCTV कैमरे कई महीनों से खराब पड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कचहरी चौक पर यह लगा हुआ CCTV कैमरा, आप देख सकते हैं अत्याधुनिक तरीके का लगाया गया है। जो सारे बताया गया था कि चारों तरफ यह का फुटेज लेगा, सड़क के चारों तरफ चौक चौराहे का, लेकिन इस तरह के कैमरे हर जगह लगाए गए। करीब दर्जन भर जगहों पर
ऐसे तो बताया गया था कि कोने कोने में शहर को इसको लगाया जाएगा, लेकिन आधे जगह पर लगाया गया और जो लगाया गया तो वो भी खराब है महीनों से। आपराधिक घटना होती है तो पुलिस परेशान हो जाती है सीसीटीवी फुटेज के लिए, लेकिन मिल नहीं पाता है। हैरानी की बात है, कहा गया था कि दुरुस्त करा दिया जाएगा, लेकिन दुरुस्त नहीं हुआ। अब केंद्रीय सहायता योजना की राशि से 50 लाख रुपए खर्च कर जब लगाए गए थे और ख़राब पड़ा हुआ है, तो ऐसे में उसकी उपयोगिता कितनी होगी कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। बिल्कुल, बेसिकली 4 साल, मेरी जानकारी में 4 साल पहले एक खास योजना के, केंद्रीय योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ कि ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया गया था। कुछ दिनों तक मेरी जानकारी में हुआ, उसके बाद तो आज ये डिसफंक्शन की स्थिति में है, काम नहीं करता है। जब जब कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं तो निजी लोगों से फुटेज मांगा जाता है, जबकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से निजी लोग क्यों देंगे, क्योंकि अनुसंधान में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे हालात में आपराधिक घटनाओं या फिर मंचलों पर नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अधिकांश कैमरे खराब हैं। लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन योजना बेकार है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि जब आपराधिक घटना होती है तो पुलिस कैसे अनुसंधान करेगी, जबकि उनमें बहुत ज़्यादा सहयोगी आने वाला, जो कामयाब होने वाला जो सीसीटीवी फुटेज है, जब वही हाथ में नहीं लगेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। नालंदा में घटिया निर्माण होने की वजह से 1 करोड़ 35 लाख की लागत से बना पंचायत भवन 1.5 साल के अंदर ही जर्जर होने लगा है। लोगों का कहना है कि पंचायत भवन के निर्माण काम में जमकर लूट खसूट हुई और सरकारी राशि की बंदरबांट की गई। पंचायत भवन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। सरकार की राशि किस तरह से दुरुपयोग होती है और किस तरह से बर्बाद की जाती है, ये हम नहीं, ये बल्कि यहाँ की जो भवन है ये बता रही है। ये नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के सेवैत पंचायत सरकार भवन की है, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से संवेदक के द्वारा कितनी घटिया भवन निर्माण की गई है, जो महज 1 साल के अंदर ही ये पूरी तरह से भरभरा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ये सिर्फ हाथों से ये प्लास्टर कवर रही है, उखड़ना शुरू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भवन कितनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनी होगी, लेकिन सरकार के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये भवन की टिकाऊ कितनी है, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है, इस भवन का निर्माण के बाद किनकी देखरेख होगी। जो भवन इतनी बेहतर ढंग से बनाने का जो दावा किए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से जो बालू से जो है घटिया बालू से निर्माण कराया गया है और सीमेंट कम मात्रा में दी गई है, जिसका नतीजा है कि ये भवन आज जर्जर हालत में पहुंच रही है। यहाँ पर और दिखा दें कि निर्माण के बाद किस तरह से ये साल भर के अंदर पूरी तरह से छत चूने लगी, जिसका नतीजा है कि वह वाइट कलर से ग्रीन कलर में आ गई है और यहाँ पर सारी की सारी पूरी जो खिड़कियाँ हैं वो भी टूट फूट कर बर्बाद होने लगी है। एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी भवन जर्जर हालत में पहुँचने कार पर है। और हमें तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से ये पंचायत सरकार भवन है। ये आप देख सकते हैं, ये पंचायत सरकार भवन की सीढ़ी का जो रेलिंग बनाई गई थी वो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। किस तरह कदर लकड़ी होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एक तरह से समझा जाए तो सिर्फ निर्माण कार्य में खानापूर्ति की गई है। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई समय रहते नहीं होगी तो किस तरह से जिले के और पंचायत सरकार भवन जो बने होंगे, ये सवालिया निशान लग रहा है। देख सकते हैं पूरी की पूरी दीवार एक तरह से पूरी बर्बाद हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं और दिखा दें, ये जो छत का जो बीम है, बीम के पास भी दरार आ गई है और एक तरह से झरने लगी है। जो प्लास्टर है, प्लास्टर के बाद बीम भी झरने लगी है। यहाँ पर और दीवार दिखा दें कि किस तरह से जो है दीवार, आप समझ सकते हैं कि 1 साल में ही ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये भवन कितनी टिकाऊ होगी, कब तक चलेगी, ये तो जांच का विषय है। और ये सवाल खड़ा कर रही है न्यूज़ 18 भी कि आखिरकार सरकार जब भवन का निर्माण तो कराती है, लेकिन गुणवत्ता पर क्यों ध्यान नहीं देती है। अगर ये स्थिति है तो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी भी क्या करते हैं। आप यहाँ पर और बता दें कि किस तरह से इस दीवार में भी दरार आ गई है और यहाँ भी एक तरह से कहा जाए तो सारे बीम एक दूसरे से छोड़ चुके हैं। अब देखना है कि इस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है उन संवेदकों के खिलाफ, उन दोषी लोगों के खिलाफ
जो पदाधिकारी इस मामले में ध्यान नहीं दिए हैं और अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि इन 2 दिनों में करीब 20 लाख लोगों को टीके का डोज लगाया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 से 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन 2 दिनों के अंदर तकरीबन 20 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज देने का टारगेट तय कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस महाअभियान की पूरी तैयारी की जा चुकी है और बकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाअभियान के लिए की गई तैयारी की समीक्षा भी कर चुके हैं। 25 और 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हम जन जागरण हेतु एक बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया गया था। इसमें सरकार ने एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हासिल किया था। उसके बाद भी वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई अभियान चलाए, लेकिन 2 दिनों तक चलाने वाले इस महाअभियान को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक इस महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और स्वास्थ्य विभाग महकमा मिलकर काम करेगा। इतना ही नहीं, इस महाअभियान की कामयाबी के लिए कई आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों में जन जागरण करने की और ये भावना निश्चित रूप से बलवित हो कि वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन ही हमारी जान और हमारे परिवार की जान को बचाने का सबसे उचित उपाय है। जाहिर है, वैक्सीनेशन को लेकर इस महाअभियान का लक्ष्य कोरोना की तीसरी लहर को हर हाल में काबू करने का है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार की ये मुहिम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।